हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा इस वीडियो में आज हम जो सीखने वाले हैं वो डिमोनेटाइजेशन सीखने वाले हैं। सर ये क्या होता है? बेटा याद है आपको कुछ बातें कि 2016 में जब गवर्नमेंट ने क्या किया था, सब 500 और 1000 के जो करेंसी नोट थे उनको स्टॉप कर दिया गया था। डू यू रिमेंबर दैट? तो ये लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उसमें क्या कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के सभी नोट बंद। तो बेटा जब ऐसा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया गया है कि जब भी ब्लैक मनी इंक्रीज़ होता है कंट्री के अंदर तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो मिडिल क्लास पर बहुत पड़ता है, लोअर क्लास पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए मार्केट से ब्लैक मनी को कम से कम 4 सालों में या 5 सालों में डीमोनेटाइजेशन हो जाना चाहिए, यानी कि करेंसी की प्रिंटिंग में बदलाव होना चाहिए, जिससे कि लोग बाग जो स्टोर करते हैं मनी को उसको क्या किया जाए, बेकार कर दिया जाए, जिससे कि लोग बाग अपनी ब्लैक मनी को इकट्ठा ना कर सकें। यही हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है November 8, 2016। तो बेटा यहाँ से MCQ भी जनरेट होता है। With the profound the implication of the Indian economy, the two largest demonetizations note 500 and 1000 were demonetized with the immediate effects, ceasing to be legal tender except for a few specified purpose such as paying यूटिलिटी बिल्स, यानी कि कुछ जैसे हॉस्पिटल थे या कुछ भी, मतलब कुछ हर किसी को कुछ स्पेसिफिक डेट दे दी थी, कुछ टाइम पीरियड दे दिया था कि इस समय तक ये नोट चलेंगे, उसके बाद ये बेकार हो जाएंगे। और जो एकदम इमरजेंसी वाला लेवल था जैसे हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर वगैरह, तो वहाँ पर चल सकता था। ठीक है, यही सारी बातों को जो हमने पढ़ा है वो डिमोनेटाइजेशन होता है। ये बात समझ में आती है। दिस लीड टू 86% ऑफ द मनी इन द सर्कुलेशंस इनवैलिड, यानी कि जो 86% जो मनी जो थे, जो सर्कुलेट में नहीं थे, जो फ्लोटिंग में नहीं थे, जो ब्लैक मनी थे, जो लोगों के पास स्टोर करे हुए जो मनी थे, वो सभी के सभी इनवैलिड हो गए। क्या हो गए? बेकार। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक विच द केम अलॉन्ग विद द रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन कैश विड्रॉल। और इस केस में क्या हुआ, यह अलग शब्दों में भी लिखा गया। इन अदर वर्ड्स, रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस ऑन द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। और यहाँ पर क्या किया गया, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो वो सारा का सारा, जैसे सपोज़ करो मैंने 2 लाख रुपये डिपॉजिट कर दिया, तो 2 लाख रुपीज़ मुझे नहीं मिले, बल्कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि आपको सर अभी 20,000 मिलेंगे, या आपको 50,000 मिलेंगे, आपको 30,000 मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यू करेंसी जो है वो प्रिंटेड करी गई थी, इतना लॉट नहीं था, सभी को पैसा वापस भी देना था, जिनका डिपॉजिट हुआ है ओल्ड मनी उनको वापस भी देना है, और नया मार्केट में पैसा भी रन करना था। इस वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने लगी, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर जो हम आदमियों की ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से वो कुछ परचेज नहीं कर पाए और मार्केट में जो है वो मनी का इतनी जल्दी फ्लोटिंग नहीं हो पाया। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। देखा, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, कि जो मेन पर्पस जो था डिमोनेटाइजेशंस करने का वो क्या था, डिमोनेटाइजेशंस करने का जो पर्पस था वो क्या था, जो हमारा करप्शन है भारत में उसे हम क्या किया, सेट असाइड किया जा सके, राइट। और ब्लैक मनी क्या होता है? सर क्या होता है ब्लैक मनी? बेटा ब्लैक मनी वो अमाउंट होती है जो काले पैसे, वो वाली अमाउंट नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब है कि हमने कमाया और उस पर सरकार को टैक्स पे नहीं किया, उसको बोला जाता है ब्लैक मनी। ठीक है सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ये सब। बेटा कुछ जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, जब आप बीकॉम सेकंड ईयर में आओगे या बीबीए में पढ़ोगे, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, एक स्लैब रेट होता है कि आम आदमी को अगर वो इतना कमा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ से 3 लाख रुपीज़ कमा रहा है तो पूरी साल का, तो उसको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्लैब रेट भी बने हुए हैं। ठीक, वो आगे आप सीख जाओगे। तो इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं डिमोनेटाइजेशंस के। इज़ व्यू एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम declared income was readily deposited in the bank and exchanged for new notes, but those with the black money had to be declared there। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पर ब्लैक मनी को हमने कैप्चर किया, उसको पकड़ा। कैसे पकड़ा? कि लोग बाग जो है जिनके पास पैसा था वो बैंक में डिपॉजिट करके गए,
और जब बैंक में डिपॉजिट जिनके पास पैसा हो गया तो उनके पास नोटिस आया इनकम टैक्स का कि अगर आपके पास इतना पैसा था तो आपने पहले इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, और ये पैसा कैसे कमाया, व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ द अर्निंग ऑफ दिस मनी। आप इसको हमें एक्सप्लेन करें, आप इसे हमें बताएं कि आपने पैसा कहाँ से कमाया है, उसका सारा बैकग्राउंड दें, ठीक है। और जिनके पास ज़्यादा ही अनलिमिटेड बैकग्राउंड था, वो था ब्लैक मनी, तो बेटा आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि कहीं नदियों में पाए गए हैं, कहीं कचरों में पाए गए हैं, किसी ने फेंक दिए, किसी ने बेकार कर दिए। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स वाले फिर उन पर रेड पड़ जाती, जो भी पैसा वो पकड़ा जाता उस पर 70% की पेनल्टी हो जाती, 30% जो है गवर्नमेंट अपना पैसा ले लेती, तो 100% ही वो ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन कुछ टाइम पीरियड भी दिया था, कुछ लोगों ने करा भी था। फुल एक्सप्लेनेशन। सेकेंड फीचर जो हम पढ़ने वाले हैं, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्टेड एज ए शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटेड दैट टैक्स इवेशन विल नॉट लॉन्गर बी टॉलरेट या एक्सेप्टेड। यानी कि डिमोनेटाइजेशन का एक फीचर्स ये भी है कि जो भी भैया ब्लैक मनी है, यानी कि जो जिस अमाउंट पर आपने टैक्स पेड नहीं किया है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे डिमोनेटाइजेशन, तो हर 4 से 5 साल के अंदर करेंसी चेंज हो जाएगी और जो डुप्लीकेसी होती है मनी की वो भी रिमूव हो जाएगी। साथ के साथ जो हमारा ब्लैक मनी जो स्टोर करके रखते हैं बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, वो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर पाएंगे, रिलीज़ कर पाएंगे। थर्ड फीचर जो है, डिमोनेटाइजेशन also led to tax administrator channelizing saving into the formal financial system through the much of the cash that has been deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but some of new deposit scheme offered by the bank will continue to provide a base loan a lower interest rate। इन्होंने क्या कहा, डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डिमोनेटाइजेशन करने से कुछ ना कुछ टैक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी या ज़्यादातर जो लोग अपना पैसा सेव करना चाहते थे सभी ने बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक में पैन कार्ड इस वजह से लगाते हैं जिससे कि इनकम टैक्स वालों के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये बंदे ने इतना पैसा डिपॉजिट किया है। फिर इनकम टैक्स के उसके पास नोटिस आते हैं 143B के अकॉर्डिंग, वो पूछते हैं कि भाई जो आपके पास पैसा है वो पैसा आपने कहाँ से अरेंज किया गया है। इससे क्या होगा कि लोग बाग अब वो नंबर 1 में कन्वर्ट हो गए, लोग बागों ने अपने आप को सेव करने के लिए उस पर टैक्स भी गवर्नमेंट को पे किया, जिससे कि गवर्नमेंट का बहुत बेनिफिट हुआ और उसका बेनिफिट आम आदमी को मिला। क्यों? क्योंकि जो भी वो टैक्स कलेक्ट करेगी उसे पब्लिक फंड के लिए यूज़ कर दिया जाता है, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर्स या जो भी हमारे आर्मी के जो वेपन्स है, ठीक है, वो सभी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड ही करी जाती है। कुछ डायरेक्टली होती हैं और कुछ इनडायरेक्टली होती हैं। फोर्थ फीचर्स है, another features of demonetization is to create a less cash या cash light economy, that is channelize more saving through the formal financial system and improving the tax compliances। यानी कि जो भी हमारे भारत में जो कानून बनाए गए हैं टैक्स को लेकर उसको पूरा किया गया। इसका बेनिफिट ये भी हुआ कि जितने भी लीगल प्रोसीजिंग जो थी, जितने भी लीगल स्टेप्स थे या लीगल जितनी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो सभी फॉलो करी गई। क्यों? क्योंकि सभी का पैसा डिपॉजिट हो गया। जैसे सपोज़ करो मेरे पास पैसा था, मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो उसको इन्फॉर्मेशंस देनी पड़ी और साथ के साथ उस पर मुझे टैक्स भी पे करना पड़ा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये हमारी एक फ़ीचर्स हैं किसका, डिमोनेटाइजेशंस का। ये बात समझ में आती है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो किस किस पर इम्पैक्ट यहाँ आपको ब्रैकेट में देखिए मिल सकता है, जैसे मनी इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन्स, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। जो पहले लोग बाग कैश में ट्रांजैक्शन किया करते थे वो कैश ट्रांजैक्शन बंद हो गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा था। अगर पैसा जो बचा हुआ था वो वही ओल्ड करेंसी जो थी 500 1000 की, जो मार्केट में बंद हो चुकी थी। अगर वो मार्केट में अगर फ्लो करेंगे तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। भाई सपोज करो मुझे कोई दे रहा है तो मैं तो एक्सेप्ट करूंगा नहीं, और वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स वालों को बताना पड़ेगा अथॉरिटी को कि ये मनी आया तो आया कहाँ से। तो इस वजह से डिक्लाइन, जो कैश ट्रांजैक्शन थी वो कम हो गई, जो बैंक डिपॉजिट थे वो इंक्रीज़ हो गए, और साथ में जो फाइनेंशियल सेविंग जो थी वो भी इंक्रीज़ होने लगी। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंस इन सम हाई डिमोनेटाइजेशन नॉट वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फॉल। हुआ क्या, आपने भी देखा होगा कि पहले लोग बाग जो है बिल्डर्स धड़ाधड़ बिल्डिंग बना रहे थे, मुआवजा मिल रहा था लोगों को बहुत मोटा मोटा। अब तो गवर्नमेंट से मुआवजा मिलता है, जैसे डैम वगैरह बनाते हैं या फ्लाईओवर या रेल की पटरी निकल जाती है कहीं पर। जैसे आप देख सकते हो हमारे आसपास के इलाके में, जैसे डासना हो गया गाजियाबाद के पास, यहाँ पर आपको मुआवजा मिला है। ये भोजपुर हो गया, यहाँ पर आपको मुआवजा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
जो प्राइवेट वेल्थ थी वो उसमें डिक्लाइन हो गया। जो बिल्डर्स जो थे होते क्या थे, जितना भी पैसा होता था ब्लैक मनी का उसे प्रॉपर्टी में यूज़ करते थे, क्योंकि पहले कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई है, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद, यानी कि कुछ अमाउंट की ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज़ से अगर ज़्यादा की आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना मैंडेटरी है। और पैन कार्ड जो है वो इतनी पावरफुल चीज़ है जिससे कि इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक पहुंच जाती है, साथ के साथ तुरंत नोटिस आ जाता है उसके पास जिसने ट्रांजैक्शन इंकर्ड करी गई है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, नो इफेक्ट, पब्लिक सेक्टर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन अमॉन्ग द न्यू यूज़र्स, रुपीज़ APS इंक्रीज। आप भी देख सकते हो कि हमें जो ट्रांजेक्शन थी पहले पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे कौन यूज़ करता था, लेकिन अब ज़्यादातर सभी यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। इससे एक बेनिफिट और भी होता है, इससे हम डुप्लीकेसी से बच जाते हैं। अगर मार्केट में कोई जाली नोट जिसे बोलते हैं हम हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, वो चल रहे हैं और हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी तो ओरिजिनल होगी ना, लेकिन जो मार्केट में हम कैश टू कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो तो डुप्लीकेसी होगी। हो सकता है कि कोई सा नोट असली हो सकता है कोई सा नोट नकली हो। ठीक है। और कैश ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा बेनिफिशियल इस वजह से हो जाती है कि हमने जैसे किसी व्यापारी को पैसा दिया तो वो उसके बैंक में जाएगा और बैंक से इन्फॉर्मेशन किसको जाएगी, इनकम टैक्स को। तो इस वजह से कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए मना करते हैं। रियल इस्टेट यानी कि प्राइस डिक्लाइन, प्रॉपर्टी के भी प्राइस डिक्लाइन हो गए, क्योंकि जितना भी ब्लैक मनी उसमें इन्वेस्टमेंट था वो सभी हट गया, वो सभी इनवैलिड हो गई करेंसी, इस वजह से प्राइस डिक्लाइन हो गए। टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोज़र, यानी कि जितना भी टैक्स जो था वो हमें ज़्यादा कलेक्ट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग बागों की जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ी, इन्फॉर्मेशन बैंक के पास थी, साथ के साथ टैक्स के पास पहुंची, तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स का कलेक्शन था वो भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो आज इसका लास्ट टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं वो लिखा हुआ है क्या, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज़। The policy of liberalization, privatization and globalization of the government has made a significant impact on working of enterprises in the business industries। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशंस करने से हमारे देश के अंदर जो है व्यापार जो है, बिजनेस की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई है, क्योंकि बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारी हट गई हैं, रिमूव हो गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ कम फेस टू फेस विद द सेवरेबल चैलेंज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज, दिस चैलेंज कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। और ये भी पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ पर या हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह पर इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज़ का, कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ चेंज करती है, चाहे वो इम्पोर्टेड की पॉलिसीज़ हो या देश में हमारी इंडियन पॉलिसीज़ हो या एक्सपोर्ट की कोई भी पॉलिसी हो, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बिजनेस पर ही पड़ता है। तो वो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं तो उस चीज़ के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया, वो हम इसमें रीड करने वाले हैं। जैसे इंक्रीजिंग कंपटीशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग रूल्स ऑफ इंडस्ट्रीज, लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म, कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स हैज़ इंक्रीज। हुआ क्या, पहले जो है इंडिया में ज़्यादातर जो फर्म थी वो इंडियन थी, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स जो था वो कम था। लेकिन अब सीधी सी बात है कि इंडियन यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं और साथ के साथ में जो आउटसाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, विदेश वाली जो कंपनी हैं, जैसे सपोज़ करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे मोदीनगर में ही यहाँ पे डोमिनोज़ भी है और साथ के साथ बिगीज़ भी ओपन है, और साथ के साथ अभी कौन सा रोमन या रोम करके कोई नया बिगी वो भी ओपन किया है। मैं एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा किसी का, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो है डोमिनोज़ जो है वो एक आउटसाइड कंपनी है, लेकिन जो बिगीज़ वगैरह ये ओपन है, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पर ओपन की गई है। तो यहाँ पर क्या है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है। क्या हो गया, कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया कि जो इंडियन करेंसी, जो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी पहले वो वर्क करती थी, तो वो कैसा भी माल मार्केट में प्रोड्यूस करे और मार्केट में सोल्ड आउट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से फॉरेन इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है उसकी ज़रूरतें जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती है और उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं तो हमें दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। और फिर कस्टमर अगर एक बार टूट गया तो उसके साथ पता नहीं जितनी चैन होती है वो भी टूट जाती है। फिर इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो सेकंड है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर टोटली हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर द वेल इन्फॉर्म
एंड इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव द कस्टमर वाइड चॉइस एंड परचेजिंग बेटर क्वालिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज। मोर डिमांडिंग कस्टमर का मतलब क्या है कि अब जैसे जैसे मार्केट में जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होने लगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स होने लगे, और जो है आज के समय में जानते हो सोशल मीडिया चलती है, नेट हम यूज़ करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो सब हमें नॉलेज ज़्यादा हो जाती है कि करंट सिनेरियो में क्या चीज़ चल रही है। जैसे अब नया फैशन है, माय मंत्रा पे चले जाते हैं, अमेज़ोन पर चले जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं, जो पसंद आए उसे परचेज़ कर लेते हैं। तो डिमांड जो है कस्टमर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाता है कि अगर एक शॉपकीपर है, वो आपको पता है कि नेट पर जो ये कपड़ा जो है, हम भी जैसे सपोज़ करो फ़ोन की बात करते हैं, एक फ़ोन जो है वो आ रहा है नेट पर जो है वो 10,000 का, लेकिन मैं शॉप पर जाता हूँ तो उसने कहा 11,000 का। मैंने तुरंत उसे ओपन करा कि सर ये तो अमेज़ोन पर अगर ऑर्डर करूँ तो 10,000 का मिल जाएगा। तो तुरंत इस वजह से ही जो शॉपकीपर है वो भी क्या कहता है, ठीक है साहब हम भी आपको 10,000 का दे देंगे जितने का यानी कि ऑनलाइन मिल रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, कस्टमर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और कस्टमर चाहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। रैपिडली चेंज इन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, सीधी सी बात है जब रिस्ट्रिक्शन हट गई है विदेश की तो टेक्नोलॉजी इंडिया की तो है ही है, साथ में अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे अगर हम आर्मी की बात करें, पहले जो हमारे पास ज़्यादातर जो वेपन्स वगैरह थे वो इंडियन थे, ये फ़ॉरेन के भी कुछ लिमिटेड थे, लेकिन अब फ्रांस से भी हमने लिए, इटली से भी लिए, यूएसए से भी लिए, बहुत सारे हमने जो है टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे वेपन्स भी हमने परचेज़ किए हैं। Necessities for change. In a regulation environment of pre-1991 era, the firm could have the relatively stable policies and practice after, and if the market force has become the turbulent as a result of which the enterprises have to constantly modify the operation. पहले 1991 में 1991 से पहले सब कुछ स्मूथली चलता था, सिंपल चलता था, कोई कंपटीशन इतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भारत में जैसे चाहो वैसे काम करो, उस तरीके से सेल करो। जैसे ही लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ आफ्टर 1991, ठीक है, उस समय जब रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो गई और हमें जो है कस्टमर को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई किस चीज़ के लिए, कि वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। क्यों, पहले तो जो प्रोडक्ट इंडिया मिलता था केवल वही सफिशेंट था, अब हमारे पास और भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। नंबर ऑफ़ चॉइसेस ऑफ परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हर कस्टमर की इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर हमें कोई चीप रेट पर बेस्ट क्वालिटी मिलती है और जिससे हमारी डिमांड या हमारी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका नेसेसिटी फॉर चेंज, ये आवश्यक हो गया कि जो कंपनीज इंडस्ट्रीज़ है वो अपने आप में चेंज करती रहें। फिफ्थ है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। Indian enterprises have suffered for long with the inadequately trained personnel. The new market conditions require people with higher competence and greater commitments, hence the need for developing human resources. Need for developing human resources मतलब जैसे ही हमारी कोई आउटसाइड इंडस्ट्रीज़ है वो एस्टेब्लिश होती है इन इंडिया के अंदर, तो आपको भी पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी और रोज़गार जो है वो भारत में इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से भी इसका भी इफ़ेक्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है। 6 है मार्केट ओरिएंटेड। अर्लियर फर्म्स यूज टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल लेटर। इसमें क्या करा है कि पहले जो लोग बाग क्या करते थे, मार्केट ओरिएंटेशन में क्या होता था, पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे, देन मार्केट में उसे सोल्ड करते थे। लेकिन अब क्या होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले एडवर्टीज़मेंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट। किस चीज़ के लिए, ये देखने के लिए कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आने वाली है, और जैसे ही डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है उसको देख लिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम चलता है। फिर इसमें 7 की बात अगर हम करें, 7 पॉइंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक sector. The central government and budgetary support for financing public sector outlay has declined over the years. The public sector undertaking has realized that in order to survive the growth, they will have to be more efficient in generating their own resources for the purpose. Loss of budgetary support to the public sector मतलब बेटा क्या है इसका मतलब, द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट, यानी कि कुछ स्कीम्स ऐसी भी प्रोवाइड करी गई हैं। जैसे एक एग्ज़ाम की बात करें हम, आपको भी पता है कि 97%
जो है हाउस अलॉटेड करे गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री स्कीम के अकॉर्डिंग 2,67,000 तक की लोन में, अगर घर बनाने के लिए आप लोन ले रहे हो तो उसमें छूट मिला करती है, डिस्काउंट मिलती है। यह सपोज करो मुझे 50 लाख रुपीज़ का लोन, 5 लाख रुपीज़ का मैंने लोन लिया, तो मुझे 2,67,000 की पेमेंट नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मुझे बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे। तो ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज़ भी निकाली हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस भी डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे रोज़गार भी ओपन करे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आधार कार्ड के बेसिस पे स्मॉल लोन चलते हैं, जैसे 1 लाख रुपीज़ तक का, 50,000 रुपीज़ का। उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी की डिपॉजिट नीड नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, केवल आधार कार्ड के बेस पर ही हमें क्या मिल जाता है, इतना छोटा लोन मिल जाता है जिससे कि हम छोटा सा व्यापार अपना स्टार्ट कर सकें, और जैसे जैसे इंसान कमाता रहता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पेमेंट करता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने जो है लॉस किया है बजटरी सपोर्टेड टू द पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर्स को इंडिपेंडेंट बनाया है, जिससे कि लोग बाग क्या काम करते हैं, अपनी ही परफॉर्मेंस, अपने ही सोर्सेज खुद फाइंड करते हैं और वो अपने जीविका को चलाते हैं। ये बात समझ में आती है? तो बेटा इसमें रीड करना है NCERT सफिशेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन जो इसके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये भी आपको करने चाहिए, और जितने भी ये नोट्स वगैरह हैं अगर आप इनको रीड कर सको तो बहुत बेटर है, ये जितने भी MCQ। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो है आपके टर्म फर्स्ट के अंदर MCQ ही है 90 मिनट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर्स एंड लाइक माई चैनल। Bye bye and thank you.